नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कांग्रेस भले ही 3 राज्यों के जो कि हिंदी पट्टी के हैं उसके चुनाव हार गई हो, लेकिन अब लग रहा है कि वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की मीटिंग अशोका होटल में हुई। उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरह से 146 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया और उसके बाद जंतर मंतर से विपक्ष ने हुंकार भरी और वहां पर उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं उसके साथ साथ भी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर अंदरूनी बदलाव भी कर रही है और शायद वो अपनी गलतियों से सीख भी रही है। इंडिया अलायंस कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, कुछ वक्त हो गया है इसको बनाए हुए, और उसमें भूपेश बघेल और इसी तरीके के जो है अशोक गहलोत तरीके नेता जो है उसमें शामिल किए गए हैं और उनका काम है कि जो इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना, और अगर बात ना बने तो किस तरह से पर जो सीनियर नेता हैं और कांग्रेस के उनसे बात करना और एक आम सहमति बनाना। उसके साथ साथ जो संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस में किए जा रहे हैं और जो किए गए हैं, कुछ को जिम्मेदारियां दी गई हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और कुछ से जिम्मेदारियां ली गई हैं। क्या इसके 2024 में बेहतर नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं? क्या जो ये बदलाव किए जा रहे हैं वो 2024 के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि देखने के लिए जरूर मिलती है कि उनका इंटरवेंशन किस पैमाने पर हुआ है। दूसरी खबर यह है कि आपको पता ही होगा कि इंडिया अलायंस की बैठक अशोका होटल में जब हुई उसके बाद कई तरह की खबरें सामने आई और खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर, और ये कहा गया कि नीतीश कुमार दरअसल यहां से नाराज होकर चले गए हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तौर पर, इंडिया अलायंस के चेहरे के तौर पर, और इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए और वो वापस चले गए। उसके बाद ये कहा गया कि फिर उनसे फोन पर बातचीत की है राहुल गांधी ने। लगातार नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की बातें कही जाती रही हैं। मैं आपको सुनवाने जा रही हूं नीतीश कुमार की बाइट, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने इसको रिपीट किया है। उससे पहले भी नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई भी उनके जहन में इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही किसी तरह की डिफरेंसेस हैं और ना ही वो अपने लिए कुछ चाहते हैं। जो बार बार कहा जाता है कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इंडिया अलायंस में दी जाए। सुनिए आप सबसे पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा है, एक बार फिर से तमाम बातों को उन्होंने दोहराया है। सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हो गई है सर। सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस को लेकर इंडिया की जो मीटिंग हुई सर, सीट शेयरिंग समय पे होगा ना, बताया जाएगा, टाइम आएगा। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वीनर इंडिया? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी ये सब बात, तो तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हमने मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस। और कुछ नहीं। 150 और जब नीतीश कुमार ये बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव उनके बगल में ही खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा था और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो सीट शेयरिंग की जो बात है उसमें एक तरह से तेजी लाई जाए, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, नेशनल अलायंस कमेटी जो है बनाई गई है, जो सबको लेकर बातचीत करेगी तमाम दलों से। लेकिन उसके बीच कल नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने एक नया टारगेट दे दिया है। उन्होंने टारगेट दिया है कि इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में 50%
वोट शेयर जो है वो लेकर आया जाए। पिछली बार 2019 में लगभग 37% वोट शेयर था बीजेपी का, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा टारगेट दे दिया है। वो विपक्ष मुक्त भारत चाहते ही हैं, आपको पता ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर हेमंत सोरेन, इन सबको ईडी के नोटिस गए हुए हैं। हेमंत सोरेन को 6 नोटिस जा चुके हैं, तेजस्वी यादव को 3 नोटिस जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी के 3 नोटिस जा चुके हैं और उनको ईडी के सामने पेश होना है। तो आप ये देखें कि किस तरह से एक तरह से विपक्ष को खत्म करके एक नया टारगेट वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दे रहे हैं कि इस बार आप 50% वोट लेकर आइए। उससे पहले वो 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि एक बार फिर से वो आने जा रहे हैं। 2047 की तो बात करते ही हैं। तो लोकतंत्र में बिना चुनाव लड़े, चुनाव से पहले ही आप देखिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव जो है लड़े जा रहे हैं लगातार, इन 3 राज्यों के चुनाव की जीत के बाद उन्हें लग रहा है कि शायद वो अजय हो चले हैं और उनको ये लग रहा है कि वो 50 नहीं शायद 60% की भी वो बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उन्हें ऐसा लगता है और उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित किया जा सकता है। उनको लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरह से अभी होने जा रहा है जनवरी के महीने में, इससे एक बार फिर से उन्हें प्रचंड बहुमत मिल जाएगा और इसी तरह का एक तरह का बबल जो है वो तैयार, ताकि अगर नतीजे इस तरह के आते हैं तो ये दिखाया जाए कि वो देखिए पहले से हम इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए, कांग्रेस की तैयारियों को कैसे देखा जाए, इंडिया अलायंस की तैयारियों को किस तरह से देखा जाए, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसको कैसा देखा जाए, और नरेंद्र मोदी ने जो 50% की जो बात कही है वो कितनी रियलिस्टिक है, उसको किस तरह से देखा जाए, इस सब पर ही हम बात करेंगे। बात हम ब्रजभूषण की भी करेंगे कि क्या बीजेपी हार के डर से घबराई हुई है कि उसने 1 साल के बाद ही सही, और जिस तरह से नया जो संघ है उसको जो निलंबित किया है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जब तक उनको चुनावी जीत, हार और वोट की अगर उन्हें चिंता ना हो तो वो कुछ भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या किसानों, युवाओं और जो ग्रामीण वोट बैंक है, क्या उनसे वो खिसक सकता है? उनकी नाराजगी उन्हें 2024 में देखने के लिए मिल सकती है? इस सब के मद्देनजर भी क्या ये फैसला लिया गया है? इन सब पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए, आप देख सकते हैं हेमंत अत्री जी, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही विवेक देशपांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत जी, मैं आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि फिलहाल जिस तरह की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही हैं, चाहे नेशनल अलायंस की कमेटी बनाई गई है, संगठनात्मक जो बदलाव किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का जो अभी ये रिसेंट बयान है अभी का ही जो उन्होंने दिया है, और उसके बाद इंडिया अलायंस को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, सीट शेयर बारे को लेकर जो बातचीत चल रही है, जाहिर सी बात है हर चीज मीडिया में नहीं आ सकती है, लेकिन खबरें फिर भी आती हैं, और उसको किस तरह से आप ये देख रहे हैं? और कल जो नरेंद्र मोदी ने नया टारगेट दिया है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को 50% का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बुशरा जी, जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है 2024 के चुनाव की, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और इंडिया अलायंस से कहीं आगे है, ये कहने में किसी को भी कोई शक और गुरेज नहीं है। उसका साधारण कारण क्या है कि जब चुनाव के परिणाम आए थे और उससे लेकर के अब तक एक इंडिया अलायंस की अगर आप मीटिंग को छोड़ दें, उसके अलावा कुछ भी ऐसा जो जिसको देख के जो एक्शनेबल जो चीज हो वो नहीं दिखी है। और दूसरी बात, जिस दिन चुनाव के परिणाम आए थे उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री पहुंच गए थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने जो कुछ कहना था 2024 तो हम जीत गए हैं, हैट्रिक हो गई है, ये है वो है, एक मैसेजिंग की बात है। उसके बाद उन्होंने 2 दिन की मीटिंग बुलाई जिसका आपने अभी जिक्र किया, और उसमें उन्होंने सीधा सीधा एक लक्ष्य दिया कि 50% वोट हमें चाहिए। इस 50% वोट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्या है? पहली बात तो आपके दर्शकों को और आपको एक बात बता दूं मैं कि 1952 से लेकर के आज तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं, किसी भी पार्टी को, जिसमें राजीव गांधी का जब 84 का जो जबरदस्त बहुमत था, उसमें भी राजीव गांधी को 50% वोट नहीं मिले थे इस देश के अंदर। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद के चुनाव के अंदर भी भारत को, जो कांग्रेस पार्टी को, वो वोट नहीं मिले थे 50%। आज तक का जो हाईएस्ट वोट परसेंटेज है वो 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, 47.6%। उसके अलावा सारे के सारे जो वोट शेयर है वो 42 से उसके बीच में रहे हैं, जो हायर साइड की हम बात करते हैं। अब मोदी जी ने ये क्यों कहा? मोदी जी का एक स्टाइल है प्रचार करने का, बातचीत कहने का, और वो हमेशा हाइपरबोल की बात करते हैं, बड़बोलापन करते हैं, और वो वैसे नहीं करते।
वो उनको ये पता है कि वो किसको क्या एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, टारगेट हमेशा बढ़ा ही दो, उसके बाद जितना अचीव हो जाए वो आपके लिए बोनस है। और आज की तारीख में जिस पूरे तामझाम के साथ उनकी सरकार है, जिस आत्मविश्वास अति विश्वास के साथ उनकी सरकार है, वो 60% भी कह देते तो किसी को क्या वो है, कह ही सकते हैं। आज की तारीख में सब कुछ उनके पास है, तंत्र उनके पास है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि क्या जो नरेंद्र मोदी की जो तैयारियां हैं विज विज जो इंडिया अलायंस की तैयारियां है वो कहाँ खड़ी हुई। अगर इन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद का सूरत हाल आप देखें पॉलिटिकल, तो ईमानदारी की बात यह है कि इंडिया अलायंस ने निराश किया है देश को। वरना होना क्या चाहिए था, इन 3 राज्यों के परिणाम के बाद ऑल आउट एग्रेसिव और ऑफेंसिव जाना चाहिए था, और वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत। 146 सांसद निलंबित हो गए, क्या किया आपने? आप निलंबित हो गए, आप बाहर बैठ गए, वो जो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीनों तो जो आचार संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट प्लस जो ब्रॉडकास्ट बिल था पास कर दिया स्मूथली उन्होंने, आप देखते रह गए। और अब आप क्या करेंगे? आप उसके बारे में बोलते रहिए, वो तो पास हो गया। क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? क्या आप कहीं सड़कों पे लड़ते दिखाई दिए, या आप वहां पे मिमिक्री करने बैठ गए बाहर, या जंतर मंतर पे 4 भाषण दे दिया आपने? देखिए बुशरा जी, अगर नरेंद्र मोदी जैसे फॉर्मिडेबल प्राइम मिनिस्टर को, अपोनेंट को आपको चुनौती देनी है, तो उसका ये तरीका मेरी नजर में नहीं हो सकता है। और कल अगर आपने एक बात देखी हो, इस पूरे जो कैंपेन को, जो इंडिया अलायंस की जो कंसेप्ट की बात थी, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स थे, पॉलिटिकली ना हो लेकिन स्ट्रेटेजी के तौर पे, उनका नाम है सतपाल मलिक। और सतपाल मलिक ने कल एक इंटरव्यू में ये बात कही कि विपक्ष ने बहुत ज्यादा निराश किया है, खासतौर पे 3 राज्यों के चुनाव में भी निराश किया। वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है, उसमें बाकी अलायंस हो सकते हैं, और उसके बाद की जो गतिविधियां चल रही है उसने भी निराश किया। कारण क्या है? कारण बहुत साधारण है, विपक्ष सरकार के साथ सड़क पर लड़ता दिखाई दे रहा है या नहीं। इस देश की जी कानून प्रक्रिया को बदलने वाले 3 बड़े कानून बदल दिए गए रातों रात। सारे देश को क्या आप बता पाए या नहीं कि इस देश ने क्या खो दिया है, और इस देश को एक पुलिस स्टेट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है? क्या विपक्ष ने ऐसा कुछ बताया है क्या अब तक? क्या तरीका है ये? आप किस बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक मीटिंग कर लेना एक अलग बात है, और मीटिंग के बाद ग्रास रूट पे आपकी फाइट दिखना, लोगों के बीच आप खड़े होना। एक आप बार बार बात कह देता है पूरा देश के राहुल गांधी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा? राहुल गांधी तो पदयात्रा ही कर सकते हैं ना, बाकी पार्टी क्या कर रही है? बाकी एलाइज कहां पर है? बाकी सीट शेयरिंग कहां पे खड़ी है? आपने एक कमेटी बना दी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना रीडू कर दिया, उसमें 4 जनरल सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया, 4 का बदल दिया और कर दिया। ये इन हाउस तो ठीक है, लोगों के जी बीच में आपकी प्रेजेंस कहां है? आम जनता के बीच में आप कहां मोदी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप सड़क पे निकले, जंतर मंतर पे 4 भाषण दे लिए, क्या इससे काम हो गया क्या? वो चाहते क्या थे, आपको ये समझना पड़ेगा। उन्होंने 146 लोगों को क्यों सस्पेंड किया था? उन्होंने इस बात पे सस्पेंड किया था कि विपक्ष को साइडलाइन करके कानून बना दिया जाए। आप तो उनके ट्रैप में घुस गए, यही तो वो चाहते थे। तो बुशरा जी, मोदी जैसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज की प्लान बी नहीं, प्लान सी और डी भी तैयार है, उसको इस जी पारंपरिक तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप नहीं लड़ सकते हो। आपको नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अब से पहले क्या था विपक्ष के पास? लेफ्ट पार्टियां मजबूत होती थी, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी वायलेंट होती थी, बड़ी अग्रेसिव होती थी, और वो एक मैसेज दे पाने में कांग्रेस पार्टी कभी भी, देखिए कांग्रेस पार्टी तासीर से, नेचर से कभी अपोजिशन की पार्टी है ही नहीं, मान के चलना पड़ेगा आपको, वो सत्ता की ही पार्टी है। तो अब जो विपक्ष का जो चेहरा बन के आना चाहिए था, अकेले राहुल गांधी बोलते रहते हैं, और कौन क्या कर रहा है? अगर नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जानी है, उन्हीं की भाषा पे, उन्हीं के टर्फ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं इस सारी नकारात्मकता के बीच में। 3 दिन पहले साक्षी मलिक ने सुबह सुबह जो वो किया, जूते अपने वो किए, उसके बाद जो बजरंग पुनिया ने वो रख दिया वो अपना, उसके बाद जी प्रियंका गांधी इमीडिएटली उनके घर गई। ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, ये वैसे नहीं हुआ। जो आपने सस्पेंड कर दिया है नई कमेटी को, वैसे नहीं कर दिया। 1 साल से पूरा मोदी सरकार जो थी वो बदनामी ले रही थी ब्रजभूषण के कारण, लेकिन ओवरनाइट क्या हुआ उसको देखना पड़ेगा आपको। वो क्या हुआ बेसिकली कि साक्षी मलिक ने आंसुओं के साथ जूते अपने त्याग दिए वहां पर, और फिर बजरंग पुनिया ने जो किया, एक महिला, यूथ और इंटरनेशनल खिलाड़ी, प्लस ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्लस जयदीप धनखड़ की जाट वाला एंगल भी, उस सारे के बाद प्रियंका गांधी उनके घर पहुंच गई। तो इस सारे में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा।
और जो वो बेशर्मी पिछले 1 साल से कर रहे थे, चुपचाप उन्होंने उसको सस्पेंड करके और अपना फेस सेविंग ग्रेस करने की कोशिश की। ये है एक जी। एग्रेसिव पोस्चर। अगर इस 3 चुनावों के बाद, अगर आप 3 राज्यों के परिणाम के बाद या इंडिया अलायंस के बाद कोई अगर एक अफर्मेटिव एक्शन देखते हैं आप इंडिया अलायंस की तरफ से, लोग उसका जिक्र नहीं कर रहे। उसका जिक्र ये है कि प्रियंका गांधी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मिलने गई, और उसका असर ये हुआ कि जो पहलवानों की विक्ट्री जो तब नहीं मिली थी, वो एक झटके में, चाहे फॉर द टाइम बिंग ही सही, वो मिल गई। तो एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर किया। इसके अलावा बाकी जो संसद के अंदर जो विपक्ष का रहा या जो सड़कों पे रहा, जो इंडिया अलायंस के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसमें आप कहां खड़े हैं? मेरा बहुत विनम्रता से यह कहना है कि विपक्ष चुनावी तैयारियों को लेकर के अभी मोदी की तुलना में बहुत पीछे है, ये मानना पड़ेगा आपको, जबकि होना उसको आगे चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गति बढ़ानी होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, अपनी क्लैरिटी बढ़ानी होगी, अपनी स्ट्रेटेजी स्पष्ट करनी होगी, वरना मोदी कोई चांस नहीं देते किसी को। ये बात आप समझ के चलिए। जी। विवेक जी, आपको फिलहाल क्या लग रहा है, जो इंडिया गठबंधन की, जो कांग्रेस की जो फिलहाल की तैयारियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देखें, उसको नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरह का अग्रेसिव स्टैंड उनका लगातार रहता है, क्योंकि वो चुनावी मशीन की तरह वो ज्यादा काम करते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि आप देखें, लगातार से वो चुनाव करते हुए नजर आते हैं, उनको प्रचार मंत्री तक कहा जाता है नरेंद्र मोदी को, और उनके लिए सिर्फ एक ही उनका एक मकसद है, हर चीज की का जो एक मकसद उनके लिए होता है वो ये कि किस तरह से वो चुनाव जीते और किस तरह से वो कामयाबी उनको हासिल हो। दूसरी तरफ जो 28 दलों का इंडिया अलायंस ये जो बना है, और लगातार अभी हमने देखा कि देर से ही सही मीटिंग हुई, उसके बाद जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन देखा, और जो बदलाव कांग्रेस के अंदर भी जो किए जा रहे हैं, क्या किस तरह से आप ये इसको देख रहे हैं? क्या आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ सकारात्मक हम इसके पहलू देख पाएंगे? क्या आपको लगता है जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ठीक है, या हर चीज को अभी स्पीड अप करने की जरूरत है? जो हमने जंतर मंतर पर देखा, उसके बाद और हमें इसी तरह के विरोध प्रदर्शन, इसी तरह की और रैलियां, इसी तरह की मजबूती, यानी कि जनता के बीच में रहकर ही जनता की लड़ाई लड़नी होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है विपक्ष के पास। अनम्यूट कर लीजिए विवेक जी। हाँ, क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं हेमंत जी से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ बुशरा जी, क्योंकि ये मैं ये बार बार कहता हूँ, कई पैनल डिस्कशंस में कह चुका हूँ कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, मैं बीजेपी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी का एक शासन हमने देखा है। बीजेपी की सरकार हमने 1999 से 2004 तक हमने देखी है, लगभग 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी है। वो बीजेपी अलग थी और ये बीजेपी अलग है। तो ये बीजेपी जो है पूर्णतः मोदी और शाह की तर्ज पर चलने वाली बीजेपी है। इसका अपना पार्टी का कोई अलग कैरेक्टर नहीं है जो पहले था। तो मोदी और शाह की जो बीजेपी है वो जिस तरह की राजनीति करती है, राजनीति का एक इस देश में या फिर हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ग्रामर होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है, कुछ तौर तरीके होते हैं राजनीति के जिस तरीकों से वो चलती है, और उसमें सबसे जो एक बेसिक बात होती है वो ये होती है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक से अधिक पार्टियां होनी चाहिए। कई डेमोक्रेसी जैसी जहाँ पर दो पार्टियां सबसे दो ही पार्टियों के बीच में कॉन्टेस्ट होता है, किसी डेमोक्रेसी में 3 पार्टियां होती है, किसी में बहुत सारी पार्टियां होती है। हमारे देश में हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन मोदी जी ने किया ये है कि वो इस देश में विपक्ष का जो रोल है उसको उसके ऊपर कुठाराघात करने का, उसको खत्म करने का उन्होंने 2014 से एक मिशन शुरू किया है। और वो जो एक बेसिक ग्रामर होता है पॉलिटिक्स का, उस ग्रामर को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। कोई ग्रामर ही नहीं है उनके पॉलिटिक्स का, कोई ग्रामर नहीं। वो जैसी परिस्थिति आती है उस तरह से, उस परिस्थिति में जो कुछ भी करना उनको लगता है कि जरूरी है, योग्य की बात, योग्य अयोग्य की बात ही नहीं है, जो करना जरूरी है वो करिए।
मतलब आप किसी आज इस देश के राजनीति में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बृजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति, जिसके ऊपर देश की गोल्ड मेडल विनर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर्स महिलाओं ने इस तरह के आरोप लगाए हो और सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ न किया हो। ऐसा कभी आपने इस देश के राजनीति में देखा पहले? आपको याद होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, तो दिन में 4 बार वो कपड़े चेंज करते हैं। इस बिना पर, इस आधार पर उनको रिजाइन करना पड़ा। महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे आर पाटिल, जो अभी नहीं है, काफी साल हो गए, उनकी डेथ भी हो गई। वो जब 26/11 हुआ था, उस समय आर पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती है। तो वो एक कारण उनको रिजाइन करने के लिए काफी था, उनको रिजाइन करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। वो जब ताज होटल में वो फिल्म डायरेक्टर को लेकर गए, एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे, उनको लेकर गए, क्योंकि उनको ये 26/11 पर फिल्म बनानी थी। तो ऐसे समय वो फिल्म डायरेक्टर को ले गए, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये दौर भी भारत के राजनीति ने देखा है। लेकिन मोदी जी जो है, अपने बृजभूषण शरण सिंह, अजय वर्मा, ये अजय वर्मा ने, अजय मिश्रा और इस तरह के कई लोग बीजेपी में, जिन्होंने बहुत संगीन जुर्मों के और अपराधों के उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ऐसे लोगों को हाथ भी नहीं लगाया। आपको जो चिल्लाना है चिल्लाइए, हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का एक उन्होंने रवैया अपनाया है। तो ये जो है भारतीय राजनीति में पूरी तरह से एक नया एक क्या कहेंगे उसको, एक मोडस ऑपरेंडी बीजेपी, मोदी और शाह के बीजेपी ने अपनाया है, जिसमें कोई ग्रामर नहीं, जिसका कोई ग्रामर नहीं। और विपक्ष जो है उसको दुश्मन मानने वाला एक रवैया उन्होंने अपनाया है। विपक्ष, ये उसका नाम विपक्ष है, उसको विरोधी पक्ष भी बोलना मुझे लगता है गलत है। विरोध जो है वो भी एक तरह से निगेटिव शब्द है। विपक्ष यानी आपके सामने खड़ा हुआ दूसरा पक्ष, बस यहाँ तक ही उसका अर्थ सीमित है। इतना उस विपक्ष को किसी भी डेमोक्रेसी में सम्मान होता है। लेकिन मोदी और शाह के बीजेपी ने जो विपक्ष है उसको खत्म करने का ही एक तरह से बीड़ा उठाया है। इस तरह से वो अपनी राजनीति करते हैं। तो ये इतना असिमेट्रिकल, इतना अनकन्वेंशनल वॉर है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में, कि आप पुराने आपके तौर तरीकों से अगर आप बीजेपी से लड़ेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है उसमें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा आपका पॉलिटिक्स, और उसको इस तर्ज पर आपको ढालना, इस तर्ज में ढालना होगा कि बीजेपी को आप इफेक्टिवली काउंटर कर पाए। लेकिन वो करते हुए विपक्ष नहीं देख रहा है। विपक्ष उन्हीं पुराने तौर तरीकों से चलता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिर्फ एक बात से हेमंत जी से थोड़ा सा मेरा असहमति है। वो ये कि कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो एक सही कदम था, इसलिए कि मोदी जी के राजनीति के दौर में आपको ऑप्टिक्स की बहुत जरूरत है। आपको सतत कंटिन्यूस आपको पब्लिक फोरम पर दिखना जरूरी है 24/7। वो 4 महीने जो राहुल गांधी चले, 4 महीने वो मीडिया में छाए रहे, मतलब जो गोदी मीडिया है उसको भी कॉग्निजेंस लेना पड़ा। तो आपको ऑप्टिक्स करना जरूरी है, आपको सतत दिखना जरूरी है, और आपके इवेंट्स सतत होने चाहिए। उस लिहाज से जो दूसरी यात्रा है ये इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो राम मंदिर का जो एक कैंपेन चलने वाला है जनवरी महीने में, मुझे लगता है 2 या 3 तारीख को चालू होगा, और 22 को जब वो जो प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, तब तक जो कैंपेन चलने वाला है उसमें पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के लोग छा जाने वाले, पूरे देश में उनका माहौल रहेगा। ऐसे में आप कहीं भी ना दिखे, आपका कुछ भी ना दिखे पब्लिक में, ये बहुत ही अनडिजायरेबल था। इसलिए वो इस दौरान ये भारत जोड़ो 2 जो कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा सही कदम है। उसको सिर्फ इस लिहाज से करना कि ये ना दिखे कि वो राम मंदिर के कैंपेन को काउंटर करने के लिए वो कर रहे हैं, वो उसको ठीक ढंग से करना जरूरी है। तो ऑप्टिक्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 24/7 दिखना है। ये ना हो कि इलेक्शन हो गया 4-5 राज्यों में और 15 दिन राहुल गांधी कहीं दिखे ही नहीं, और फिर जी। रिजल्ट के बाद ही एकदम इंडिया अलायंस की मीटिंग में ही दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रोज, आप हम्म। कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हम्म। रोज आपका इवेंट। मोदी जी रोज दिखते हैं 24 घंटे, तो वो बहुत करना जरूरी है। ये अनकन्वेंशनल वॉर है, ये असिमेट्रिकल वॉर है। आपको अलग तरीकों से, पुराने क्योंकि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो उन तरीकों को मानते ही नहीं है, तो आप पार्लियामेंट जी। में जाके डिमांड करेंगे, चिल्लाएंगे, उससे क्या फायदा है? तो आपको हम्म। अभी जनता के बीच में जाना है, सड़क पर जाना है। सड़क पर जाने के अलावा आपके पास कोई भी इलाज नहीं बचा है। आप पार्लियामेंट्री तरीकों जी। से बीजेपी के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मानते ही नहीं है, वो आपको पार्लियामेंट से निकाल बाहर कर देते हैं। तो आपको सड़क पर आना है। कब आएंगे आप सड़क पर? अभी तो पानी सर से ऊपर बह रहा है और अभी आपके पास समय भी नहीं है। तो सड़क पर आते हुए अभी भी वो दिख नहीं रहे। अभी तो सीट अलायंस, सीट शेयरिंग का भी मामला बाकी है। बहुत स्लो गति से सब चल रहा है। अभी 28 को नागपुर में उनका एक बड़ा जमघट है कांग्रेस का, वो फाउंडेशन डे का। उस समय एक बड़ा इवेंट होगा और वहां से ही शायद इनका वो जो कैंपेन है वो चल पड़ेगा 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए। इस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं। लेकिन 28 तारीख से जब ये शुरू होगा, तो 28 से जब तक इलेक्शन खत्म ना हो तब तक रोज हम्म। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो रोज छाए रहने चाहिए। बिल्कुल क्या कहते हैं उसको कि 24/7 आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कैंपेन करना है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको रिजिक करना है, उसको नए सिरे से आपको बांधना है और उसमें नए लीडर्स को सामने लाना है। ये पुराने लीडर्स बहुत हो गए, आपकी किसी काम के नहीं है, उनको अलग हटाइए, नए यंग लीडर्स को सामने लाइए। यही समय है, यही समय है। वैसे भी तो आपको हारना है। अगर मतलब आज जिस तरह की स्थिति बनी है, 2024 में कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं है। अगर बीजेपी हार जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। इस तरह की स्थिति है, बीजेपी जीतने की स्थिति में आज भी है। मैं ये नहीं समझता कि वो 400 वगैरह मिलेंगे, उनको कहीं से 400 नहीं मिलने वाले। वो जी। 200, 250 तक भी सिमट सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। लेकिन सत्ता में वही आएंगे, इस तरह की स्थिति है। तो आपको अभी समय है एक्सपेरिमेंट करने। आप कब करेंगे एक्सपेरिमेंट? आप निकालिए पुराने लीडर्स को। बहुत ही ड्रेस्टिकली आपको हर लिहाज से चेंज करना पड़ेगा। आपको कैंपेन का तरीका, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए चेहरे, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। अदरवाइज आप वही पुराने बिल्कुल। तौर तरीके से काम चलाओगे तो आप बीजेपी के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी ने वो तरीके बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। वो एक रूथलेस मर्सिनरी अप्रोच से काम करने वाले लोग हैं। आपको रूथलेस और मर्सिनरी बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक लड़ाकू और सड़क पर आकर लड़ने वाली पार्टी के रूप में उभरना होगा, वरना आपके लिए कोई इस देश में फ्यूचर नहीं है। ये बात तय है। जी, बिल्कुल। बुशरा बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बातें आपने यहाँ पर कही हैं विवेक जी, और इन तमाम बातों को बेहद गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो टिक 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 कर रही है। उसके वो वक्त जो है वो बहुत कम है और ये वक्त जो है बहुत नाजुक है। ये कोई लड़ाई कोई साधारण नहीं, बल्कि 2024 का जो पूरा चुनाव है ये आप साधारण तरीके से लड़ ही नहीं सकते हैं। आपको असाधारण तरीके से ही इस पूरी लड़ाई को देखना है और उसी तरीके से लड़ना होगा। जो जद्दोजहद है वो जब तक सड़कों पर नजर नहीं आएगी, जब तक जनता को ये लगेगा नहीं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है और उनका पूरा तंत्र है, दूसरी तरफ विपक्ष है और विपक्ष उनके लिए लड़ रहा है, वो उस तंत्र से लड़ रहा है, जब तक आप इस तरह से दिखेंगे नहीं तो उस जनता में जो आपको एक ऑप्शन की तरह देखती है, ये देखना चाहती है, उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हेमंत जी, ये लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा कि जब ये पूरा जनवरी का जो पूरा महीना है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस इसको राम मंदिर के इर्द गिर्द जिस तरह से पूरा इवेंट करेंगे, जिस तरह से इसको भुनाएंगे फिर 2024 में, उसका दरअसल ऑप्शन फिर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के पास क्या है? उस वक्त वो क्या करेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? तो अगर उस वक्त में राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जो दरअसल 14 तारीख के आसपास हो सकती है, अगर होने जा रही है, क्योंकि इस तरह का प्रपोजल रखा गया था सीडब्ल्यूसी में,
तो क्या आपको लगता है कि यही सही तरीका है? क्योंकि दिखते रहना भी तो बहुत जरूरी है। उस वक्त बड़ी मुश्किल की स्थिति होगी कि वो कहें क्या, किस तरह से नजर आए, किस तरह का परसेप्शन बनाए, किस तरह का नैरेटिव बनाए, और कैसे वो एक तरह से उस जो राजनीति है उसमें वो दिखते भी रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त होती है तो क्या इसके पॉजिटिव नताइज हो सकते हैं? नहीं, देखिए बुशरा जी, 100% जो राहुल गांधी की, जो विवेक जी ने शायद मेरी बात को ठीक से समझा नहीं। राहुल गांधी की यात्रा पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा था। मैं ये कह रहा था कि अकेले राहुल की यात्रा से वांछित परिणाम नहीं मिल सकते, सबको ग्राउंड को हिट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था। मेरा राहुल गांधी की यात्रा से कोई वो नहीं है। अब जो आपने सवाल पूछा है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही, देखिए, एक तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होगी, और वहां पर इस तरह का राम में मंदिर वाला कोई इस तरह का माहौल है नहीं। वहां पर जो सबसे बड़ा इशू है, जो नॉर्थ ईस्ट को जो क्लिक करेगा इमीडिएटली, वो है मणिपुर के जो हालात है, मणिपुर की जो दुर्गति है पिछले लंबे समय से। वहां पर राहुल गांधी वहां से शुरू कर करके जब इधर वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो जो राम मंदिर के मुद्दे का जो हिंदूकरण करके तमाम जो वोट हथियाने की जो बीजेपी की सियासत है ध्रुवीकरण की, वो एक बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत बढ़िया अवसर है अफर्मेटिव पॉलिटिक्स का, पॉजिटिव पॉलिटिक्स का। वो वहां से चल करके ये समझा सकते हैं कि ये देश धार्मिक सद्भाव का देश है, ये सबको साथ लेके चलने का इस देश का संदेश है। और जो कुछ मणिपुर में जो हो रहा है वो डबल इंजन की सबसे बड़ी वहमी है कि उससे बड़ी दुर्गति हो नहीं सकती। डबल इंजन का वो एक शर्मनाक उदाहरण है। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चीजों को पॉजिटिव एक्शन के साथ, और इनकी नेगेटिविटी जो भी ये फैलाएंगे धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, उसको न्यूट्रलाइज करने का वो एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल इसी से काम नहीं चलने वाला है बुशरा जी, इससे थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। जो विवेक जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि यू हैव टू सी बियॉन्ड। आज की तारीख में जो हालात है देश के, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मीडिया स्पेस, पूरा सोशल स्पेस और पूरा माइंड स्पेस हथिया लिया एक तरीके से। दे हाईजेक्ट इट। कारण उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास तमाम तरह के एजेंडे, ये बात हम बार बार कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार को छोड़ करके, कांग्रेस के नेताओं में अहंकार ना हो चाहे ना हो, उनके जितने रणनीतिकार हैं, जो नेताओं के साथ जो चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, उनकी आप हालत देखिए। लोगों से मिलने की बजाय नेताओं को उनसे काट रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार कर रहे हैं ये काम। और उधर से क्या है, यही स्थिति मोदी और शाह की भी है। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की यूएसपी बदल दी है। उन्होंने मोदी को भगवान से ऊपर खड़ा कर दिया है। जो राम दिखाए जाते हैं वो राम हाइट में बहुत छोटे हैं, राम बहुत बड़े, जो मोदी जी हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने एक वो परसेप्शन फैला दी है। उनके मुख्यमंत्री को हनुमान जी गिफ्ट देते हैं, माला डालते हैं, कोई माइंड नहीं करता है। ये तो आपने देखा ना मध्य प्रदेश में, भोपाल में जिस तरीके का हुआ, जो उज्जैन में हुआ, कि जो उनके मुख्यमंत्री को हनुमान जी क्रेन के ऊपर से आकर के माल्यार्पण कर रहे थे। ये आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। ये बहुत ही खराब चीजें हैं। लेकिन उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी वहां पर कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाई मध्य प्रदेश में। तो मेरा केवल कहने का मतलब ये है, देखिए, दो तरह की पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स है मोदी और शाह वाली कि हम ही हम हैं। वो तो विपक्षी दल कर नहीं सकते हैं। विपक्षी दलों को दूसरा जमीन पर जाकर के लोगों से, देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। 2004 में, अगर मेरे पास एक ही उदाहरण है जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, 2004 में अटल जी इंडिया शाइनिंग के बेसिस पे चले थे, और अटल जी के खिलाफ उस तरह का कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, जो बेरोजगारी का, महंगाई का, उन तमाम चीजों का, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने इस देश में। देखिए, मेरा ये मानना है बुशरा जी, 144 करोड़ लोग हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं और तमाम लोग हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चंद उद्योगपतियों को छोड़ के, जो मोदी की नीतियों से परेशान, हैरान, निराश ना हो, हताश ना हो। हकीकत है ये। 2004 में ये स्थिति नहीं थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने एक कंसल्टेड एफर्ट करके, बिना किसी अलायंस के, अटल जी को हराया था। फैक्ट, उसका वो एरोगेंस नहीं थी, वो तमाम चीज। और कांग्रेस पार्टी का कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि वो इंडिया शाइनिंग को काउंटर कर देंगे। और एक बार नहीं हराया, 2009 में फिर हराया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, गुंजाइश है, लेकिन क्या आपके अंदर वो विल पावर है? क्या आपके पास मोदी और शाह को हेड ऑन लेने की वो सारी की सारी सामर्थ्य और शक्ति है? क्या वो इच्छा शक्ति है? क्या आप लोगों के बीच में जाकर के वो नैरेटिव क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? लोगों को आप एक विकल्प के तौर पे दिख पा रहे हो या नहीं दिख पा रहे हो? मुझे आप एक बात आइए, इतने दिन तक पार्लियामेंट चली,
उनका तो एक स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने आपको सस्पेंड करना था। आपको क्या लगता है सस्पेंड होकर बाहर बैठ कर आपने उनको कानून बनाने दिए? यही विपक्ष की ड्यूटी थी। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जब लेफ्ट पार्टियां विपक्ष में होती थी, अगर मान लीजिए आज लेफ्ट मजबूत होता और सारी चीजें होती, आपको क्या लगता है जिन पार्टियों के लोग सांसद 140 सस्पेंड किए, अगर उनके लीडर्स, हाउस लीडर्स, गांधी जी की जो वहां पे प्रतिमा लगी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसके सामने अगर आमने अनशन पे बैठ जाते तो कांग्रेस उसकी सत्ता पार्टी की क्या स्थिति होती है? सत्ता पक्ष की क्या किसी के अंदर वो जज्बा है? क्या किसी ने वो दिखाया? आप बाहर बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, आप करते रहिए मिमिक्री, उन्होंने जो अपना काम करना था वो कर दिया। ये चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यू हैव टू बी स्विमिंग लाइक फाइटिंग, विच यू आर नॉट। आपको विपक्ष केवल दिखना नहीं, आपको विपक्ष बनना है, और आपको विपक्ष के तौर पे खुद को स्थापित करना है और यह दिखाना है कि हम इनको हेड ऑन ले सकते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे उनका इलेक्शन कमीशन हो। और एक घटना और बताता हूं मैं छोटी सी आपको, बड़ी ही सी मतलब मेरी समझ से बाहर है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का कौन इनका करता धरता है। आपने वो, आप तो खुद थी वहां पे अशोका होटल में, तमाम ईवीएम के ऊपर चर्चा हुई, सारी बात हुई। खड़गे जी की ब्रीफिंग में कहीं वो बात नहीं आई, और रात को 9:45 बजे ऑल ऑफ ए सडन एक रिजोल्यूशन आता है इंडिया अलायंस की मीटिंग का। अगर आपने ईवीएम की बात करनी है तो आप ठोक के क्यों नहीं करते, खोल के क्यों नहीं करते हैं? इलेक्शन कमीशन को जाकर के क्यों नहीं जाके मिलता है अभी तक डेलीगेशन इंडिया अलायंस का? 28 पार्टियों की दल अगर शिष्टमंडल जाता है इलेक्शन कमीशन के पास जी, तो क्या मैसेज आएगा? लेकिन हेमंत जी, जो आप बनेगा? कह रहे हैं कि बात जी इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने उस रेजोल्यूशन में ये कहा है कि वक्त मांगा गया लेकिन वक्त नहीं दिया गया। तो अगर इलेक्शन कमीशन अगर वक्त नहीं बुशरा दे जी, रहा है तो फिर क्या करें? जी बुशरा जी, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स। जो विवेक भाई कह रहे थे, मैं उससे 100% सहमत हूं। ये ऑर्डिनरी टाइम्स नहीं है। अगर अपोजिशन को टाइम नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, 28 पार्टियों के नेता जाकर के चुनाव आयोग पे धरना दे, कौन रोक रहा है उनको? राष्ट्रपति से मिले, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले, हु स्टॉप्स देम? लेकिन आपको विपक्ष दिखना तो पड़ेगा ना भाई। आपने टाइम मांगा, मैंने नहीं दिया तो आप बैठ गए, फिर तो चुनाव हो गया। यही तो वो चीज है बुशरा जी, जो खड़गे साहब ब्रीफिंग कर रहे थे, उसके बाद रात को 9:45 बजे तक किसी को पता है कि ईवीएम को लेकर के क्या हुआ अंदर? और ऑल ऑफ ए सडन एक रिजोल्यूशन आता है, उसमें कहा जाता है कि हमने चुनाव आयोग से मिलने की उम्मीद मांग की, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। भाई उसके बाद तो बहुत दिन अभी बीत गए हैं, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले गए? ऐसे नहीं होगा। जो चुनाव आयोग तो बड़ा इसीलिए है चुनाव, क्योंकि मैं वहां पर थी इसलिए मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर पा रही हूँ कि रेजोल्यूशन जो है वो उसी वक्त जो है वो जारी किया गया था, सबको पर्चे जो है उसी वक्त जो है वो मिले थे। और लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके बारे में बात होना शायद वो देर से शुरू हुई है, लोगों तक शायद वो देर तक पहुंचा, लेकिन तभी ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट वहीं पर कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि आप जी बुशरा जी, किसी भी मीटिंग का देखिए नेट टेक अवे, आप वहां पर 28 दल के लोग बैठे थे, बहुत अच्छी बात है। खड़गे साहब जब उनको उसका एनडीए के तौर पे कन्वीनर के तौर पे बताया गया, तो सबसे बड़ी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी थी उसमें ईवीएम की जो फाइट लाइन है, दैट शुड हैव बीन द लीड। आपकी एकता एक बात है, आप जो पूरा इनका मंतव्य है जिसके थ्रू ये खेल करते हैं, क्या आप उसको नैरेटिव को इमीडिएटली आफ्टर इंडिया अलायंस उसको बना पाए? मेरा सवाल ये है, नहीं बना पाए। जवाब ये है, केवल इतनी बात है। कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटेजी है, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी से आप क्या निकल के आए? 28 दल बैठे, आप भी वहां पे थी, उसमें से क्या कि हम सब सहमत हैं, हम सब सीट शेयरिंग करेंगे, हम सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेंगे, करते रहिए, वो सारी बातें सामान्य है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? अगर आप उस मीटिंग के बाद ये कहते कि हम ईवीएम को लेकर के ये करने जा रहे हैं, दिस इज आवर लाइन ऑफ एक्शन, तो सरकार एकदम बैकफुट पे आती और पूरे देश में एक इलेक्ट्रीफाइंग मैसेज आता कि लुक, अपोजिशन हैज वोकन अप। वो जो वो फैक्टर था दैट दे हैव कंप्लीटली मिस्ड। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। मैं केवल ये कह रहा हूं, विपक्ष नाम का विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष दिखना चाहिए, जो विपक्ष नहीं दिख रहा है। मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। और वहां पे ईवीएम को लेकर जाहिर सी बात, जो रेजोल्यूशन किया गया, जो टॉप पॉइंट्स थे उनमें से वो एक पॉइंट था, और जिसमें कहा गया कि किस तरह से 100% वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उसका मिलान होना जरूरी है। तो ना सिर्फ इस पर बात की गई बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजी भी बनाई गई, और ये सजेशंस भी जो हैं वो ईवीएम को लेकर उसमें दिए गए कि क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से 3 राज्यों में हार हुई है
और उसको उसके बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर से जो चर्चा जोर पकड़े, और लगातार जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो है डीबी लाइव के बहुत अवेयर दर्शक हैं और बहुत पढ़े लिखे हमारे उस तरह के दर्शक हैं, वो भी लगातार प्रोग्राम में जो कमेंट्स करते हैं, लाइव कमेंट्स करते हैं या अलग से करते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर किसी की बात करते हैं वो ईवीएम की है, क्योंकि उनकी भी ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव जो है वो इसी तरह से कि सिर्फ आपने जाकर वोट दिया, इस पार्टी को वोट दिया और आप जीत गए, ऐसे नहीं, ना तो ये लड़े जा रहे हैं ना ही ये जीते जा रहे हैं। लेकिन विवेक जी और हेमंत जी, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले विवेक जी के पास मैं आना चाह रही हूँ कि जो ब्रजभूषण का पूरा जो ये मामला है, जो बीजेपी अभी बैकफुट पर जो आई है, एक साल की जद्दोजहद के बाद, जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी, किस तरह से उन पहलवान लड़कियों को जो घसीटा गया, जिस तरह के बड़े और संगीन इल्जाम उन्होंने लगाए थे, ये अचानक का बदलाव जो आप देख रहे हैं, ये क्यों आप देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जो युवा है, जो ग्रामीण तबका है और वो नाराज इससे हो सकता है? ये क्या एक तरह का डर है या इसके पीछे की वजह कुछ और देखते हैं आप? आखिर ये बदलाव, ये हृदय परिवर्तन क्यों है? ब्रजभूषण तो वही है अभी भी सेम, वो तो बदले नहीं है। हालांकि आज ब्रजभूषण ने ये जरूर कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं और अब सिर्फ वो बीजेपी के एक सांसद है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये भी आज उनको हमने कहते हुए देखा। हाँ नहीं बुशरा जी, हमें और किसी सन्यासी की जरूरत नहीं है। बहुत सन्यासी बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं, वो सारे किस तरह के हैं हमको पता है। ये सही में अगर सन्यास ले लेंगे तो इनकी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी में सन्यासियों की ताकत ज्यादा। पहलवानी से सन्यास की बात उन्होंने बोली है विवेक जी कि वो अब इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी जी, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वो किस लिए भी बीजेपी ने कदम उठाया है। जाट वोट उनके पास से खिसक न जाए, ये एक में उसका मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं। आज उनको समझ में आ रहा है कि ये पानी सर के ऊपर से बह गया है, और उनका जो एक उन्होंने जिस लिमिट तक उसको स्ट्रेच कर सकते थे, उनको लगता था कि हम कहाँ तक उसको स्ट्रेच कर सकते थे, अफोर्ड करते हैं स्ट्रेच करना, उन्होंने कर लिया। लेकिन अभी उनको समझ में आया है कि जिस तरह से वो सड़क पर छोड़कर, फुटपाथ पर छोड़कर अपना पद्मश्री चले गए, और उस लड़की ने रोते हुए ये बताया कि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी, मैंने छोड़ दी है कुश्ती। वो एक उसका संदेश जो देश में गया है वो बहुत गहरा संदेश है, बहुत सीरियस वो मामला हो गया है। वो उस समय भी सीरियस था, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने, जिसको पुटिंग द फुट डाउन कहते हैं, वो उन्होंने हार नहीं मानी है, और एक प्रोटेस्ट का उनका तरीका उन्होंने बदल लिया, प्रोटेस्ट लेकिन उनकी चालू है। तो उससे सरकार जो है उसको, देखिए उन लड़कियों की जो भी डिग्निटी है, उस डिग्निटी के लिए तो सरकार के दिल में कोई जगह नहीं है। उनको किसी भी तरह से उनकी डिग्निटी के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। वो अगर सोचते तो पहले दिन ही ब्रजभूषण को वो बर्खास्त कर देते। वो सोच रहे हैं अपने वोटों के बारे में, उनको इन लड़कियों के सेक्सुअल डिग्निटी वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। हमने हाथरस में देखा क्या हुआ है, जिस तरीके से उस लड़की का शव सवेरे 2 बजे जलाया गया, और वहां उनके उस लड़की के, दलित लड़की के पेरेंट्स भी नहीं थे, उनको भी नहीं लाया गया। तो इनको किसी लड़की महिला के इज्जत लूट जाने से, या फिर उस पर बलात्कार होने से, या फिर उसके साथ बदसलूकी होने से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह नहीं है, ये बेटी सताओ बेटी भगाओ सरकार है। तो ये आज उनको ये समझ में आया है कि जो जाट वोट्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कदम उठाया है। तो ये इस तरह से देखिए, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। ये इतना पावरफुल मैसेज जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, मतलब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये इन्होंने वो मैसेज सरकार तक पहुंचाया, और उसके चलते सरकार जो है वो पीछे हटी है। जो सारा विपक्ष मिलकर कभी नहीं कर पाया, वो इन दो लोगों ने करके दिखाया। तो इस तरह से आपको बीजेपी के साथ लड़ना होगा, और ये एक परसेप्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इन दोनों ने परसेप्शन क्रिएट किया है पब्लिक माइंड में, और वो परसेप्शन जो है वो बीजेपी को भारी पड़ गया है। तो परसेप्शन आप कैसे क्रिएट करोगे? बीजेपी का परसेप्शन क्रिएशन बहुत स्ट्रांग है। एक तो कम्युनिकेशन की बात जो हेमंत जी ने की वो बहुत सही है। आपको मुद्दे उठाकर उन मुद्दों को बहुत जबरदस्त तरीके से पब्लिक तक ले जाना बहुत जरूरी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो उन्होंने कहा कि पायलट
को किस तरह से कांग्रेस ने मिसट्रीट किया, ये मोदी जी ने कहा उस राजस्थान के इलेक्शन में। आप आप भी उसके ऊपर कैंपेन कर सकते थे कि जिस जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को अनसेरिमोनियसली हटाया गया मध्य प्रदेश से, तो क्या बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ न्याय किया है? आप पायलट की बात करते हैं, आपने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ क्या किया है, ये बताइए। इस तरह के काउंटर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए आपको जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव बीजेपी का बहुत स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है। मतलब सड़क पर आकर बीजेपी से लड़ना, बीजेपी के साथ में एक सड़क पर लड़ाई करना, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और रोज दिखना, इवेंट्स होना, आपके ऑप्टिक्स क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अभी भारत जोड़ो दो जो यात्रा है, उसमें हम समझ हमको बताया जा रहा है तो महंगाई और बेरोजगारी है। मैं ये मानता हूं कि इन मुद्दों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, जो मुद्दे बीजेपी को, जो मुद्दे कांग्रेस को चिपकते हैं, वो मुद्दे बीजेपी को बिल्कुल नहीं चिपकते। पेट्रोल के दाम, जो जब मोदी जी अपोजिशन में थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस समय वो पेट्रोल डीजल के कीमतों पर उन्होंने जो कुछ भी बातें कही, लोगों ने उनको उन बातों को तवज्जो दी। लेकिन वही पेट्रोल डीजल कीमतों की बातें आज बाकी लोग कर रहे हैं, तो लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हाँ, ये सारी बातें, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी बात। मैंने कहा कि वो शिवराज पाटिल का क्या हुआ, आर पाटिल का क्या हुआ, जो बातें उनके लिए मायने रखती थी, वो इनके लिए मायने क्यों नहीं रखती? इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता, इन्होंने जो एक विष पिलाया है सारे जनता को हिंदुत्व का, उसका एंटीडोट आपके पास होना चाहिए। एंटीडोट जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक ये जो भूत सवार है लोगों के सर पर मोदी का, वो भूत नहीं निकलेगा। और वो एंटीडोट क्या होगा? वो एंटीडोट तो आपका नैरेटिव होना चाहिए। और आपका नैरेटिव क्या होना चाहिए? आपको मैंने ये एक दूसरे पैनल डिस्कशन में कहा था कि इनका नैरेटिव भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो के पार्ट 1 में जो लव वर्सेस हेट था, वो एक बहुत दुरुस्त एक कैंपेन था। उसके बाद ये सोशल जस्टिस पर आ गए, फिर बाद में सोशल जस्टिस छोड़ के वेलफेयरिज्म पे आ गए। आप लव वर्सेस हेट पे कायम नहीं रहे, आपने वो उस मुद्दे को कायम नहीं रखा। तो वो अभी जब भारत जोड़ो 2 है, उसका थीम होना चाहिए गांधी का भारत बनाम गोडसे का भारत। आप इस तरह से, इस तर्ज पर इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में ले जाइए। मतलब जो जिस पार्ट में आप ईस्ट वेस्ट करने वाले हैं, उसमें पहला भारत जोड़ो लव वर्सेस हेट था, दूसरा गांधी वर्सेस गोडसे, ऐसा कीजिए। वो इसलिए जरूरी है। आप हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे बात करेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि लोग, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने देखा है। और आप गांधी बनाम गोडसे करेंगे तो हिंदू वोट पोलराइज होगा। और ये कहिए कि हम गांधी के हिंदुत्व को मानते हैं और ये गोडसे के हिंदुत्व को मानते हैं। आपको चूज करना है गांधी और गोडसे के बीच में, आप किसको चूज करेंगे? ऐसा जनता के पास आपको इस तरह का एक सवाल लेकर जनता के बीच में जाना है। हिंदू वोट पोलराइज करना है, मुसलमानों का वोट आपको मिलने वाला है, बात अलग है। लेकिन हिंदुओं का वोट जो आपसे खिसक गया है, वो आपको पोलराइज करना है, वो आपके तरफ लाना है वापस। तो वो गांधी बनाम गोडसे, लव वर्सेस हेट, यही होना चाहिए। वो बेरोजगारी वगैरह वो साथ में रहना चाहिए, वो सारे मुद्दे आप लेकर चलिए। लेकिन उन मुद्दों से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, ये बार बार सिद्ध हुआ है। डिमोनेटाइजेशन में इतना लोगों को तकलीफ हुई, उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वही अगर कांग्रेस करती वो डिमोनेटाइजेशन, तो कांग्रेस उसके बेसिस पर हार जाती, क्योंकि लोग कांग्रेस के खिलाफ तो मुद्दों को मानते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि बीजेपी हिंदू जो जनता है, हिंदू जो आवाम है, उसके लिए काम कर रही है। वो देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने के लिए काम कर रही है। इस तरह का एक परसेप्शन इन्होंने अपने बारे में क्रिएट किया है। उस परसेप्शन को आपको एक उसको छेदना होगा, उसको तोड़ना होगा। और उसके लिए आपको एक नया परसेप्शन, सच्चा हिंदू बनाम झूठा हिंदू, फेक हिंदू, गांधी वाला हिंदू वर्सेस गोडसे वाला हिंदू, ऐसा आपको नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा और सड़क पर आना पड़ेगा। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, आपका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, आपकी सड़क पर की लड़ाई और आपकी एकता, अपोजिशन की एकता। वो जो 63% लोग हैं जो कभी भी मोदी जी के कायल नहीं रहे, कभी भी बीजेपी के कायल नहीं रहे। आज पिछली बार उनका 37% वोट था। ये 63% लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आप इकट्ठा है,
वो आपकी तरफ बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। वो कभी भी मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, वो कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। आप इकट्ठा आके यूनिटी, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव और सड़क पर लड़ाई, ये 3 चीजें आपको बहुत जोर शोर से करना है। यूनिटी इंडेक्स आपका परफेक्ट रहे, 1 कैंडिडेट वर्सेस 1 कैंडिडेट, इस तरह का आप एक गणित हमेशा ही अपने दिमाग में रखें, उसको इम्प्लीमेंट करें जमीन पर। तो कोई कारण नहीं कि आप बीजेपी को 2024 में हरा नहीं सकते, लेकिन उस आर पार की लड़ाई की तैयारी आपकी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको कन्वेंशनल पॉलिटिक्स छोड़कर अनकन्वेंशनल तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा बुशरा जी, तभी जाकर ये पॉसिबल हो सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत वंडरफुल सजेशंस भी हैं आपके, और जो आपने बातें कही हैं वो जाहिर सी बात है अगर दूर तक जाएं तो उसके बहुत पॉजिटिव नताइज जो हैं वो सामने निकल के आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो सजेशन दिए हैं वो वाकई में वो लगते हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन हेमंत जी, एक तो मैं चाहूंगी कि विवेक जी ने जो कहा है आप उससे कितने सहमत है, कि आपको लगता है इसी तरह से काम करने की जो जरूरत है? वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में ही आपसे मैं पूछना चाहूंगी। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि अभी भी ये कहा जा सकता है कि चुनाव पूरी तरीके से ओपन है? क्योंकि लोगों के जहनों में ये भी बात बिठाई जा रही है कि अब तो ये लड़ाई बस मोदी जी ने जीत ही ली, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। इस तरह का पूरा जो मीडिया है वो ये तमाम नैरेटिव सेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति में इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है, 2 रात 1 रात पहले भी कुछ भी बदल सकता है, जब भी उसके जहन में आकर और वो कुछ भी पलट सकती है। तो क्या अभी भी लग रहा है ये पूरी लड़ाई जो है 2024 की ये ओपन है? और अगर ये जो सजेशन चाहे आपकी तरफ से या फिर विवेक जी की तरफ से जो दिए जा रहे हैं या और तमाम तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वाकई में इनको अभी भी ढंग से कर लिया जाए तो अभी भी बीजेपी के पसीने छुड़ाए जा सकते हैं। नहीं बुशरा जी, देखिए, एक तो जो विवेक जी ने कहा वो 100% सहमत हूं मैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली क्या है कि देखिए, हम सब की चिंता क्या है एज ए जर्नलिस्ट, वी आर नाइदर प्रो और अगेंस्ट समबडी, वी आर प्रो डेमोक्रेसी, एंड फॉर ए वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी देयर हैज टू बी ए इफेक्टिव अपोजिशन। हमारी चिंता वो है सबसे बड़ी बात। कोई ये ना माने कि हमें एक्स से प्रेम है या वाई से चिढ़ है, ऐसी कोई भी बात नहीं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, ये मैं लगातार 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम जिस दिन से आए, मैं हर प्लेटफॉर्म पे की बात कर रहा हूं कि बीजेपी का जो नैरेटिव है वो हमेशा यही होता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 50%, अब की बार 75 पार। उनका एक पुराना तरीका है ये काम करने का। मैं उसी दिन से एक बात कह रहा हूं कि चुनाव पूरे तरीके से खुला हुआ है, कहीं कुछ भी क्लोज नहीं हो गया है। केवल और केवल विपक्ष को देखिए, चुनाव और कम्युनिकेशन, हम तो देखिए कम्युनिकेशन के लोग हैं, कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी एक ये नहीं हो सकती कि मैं अपने विरोधी को या सत्ता पक्ष को केवल गालियां देता रहूं, ये कभी नहीं होती। दैट इज अ नेगेटिव पॉलिटिक्स। और प्रोफेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है कि मैं आपकी सियासत को आईना दिखाऊं और अपना प्रोएक्टिव एजेंडा लोगों के सामने लाऊं कि इनकी ये नकारात्मकता है और मैं आया तो मैं ये अच्छा करूंगा। ये सारे जितने भी जो इश्यूज हैं लोगों से जुड़े हुए, इन पे मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं आपके लिए ये करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा तो क्यों करूंगा, विद ए सॉलिड सेट ऑफ रीजनिंग। अल्टरनेट एजेंडा जब तक आप गवर्नेंस का नहीं देंगे, बुशरा जी देखिए, मोदी को आप कुछ भी कहते रहिए, मोदी ने इस देश के तंत्र को काबिज कर लिया है, ठीक। और यह हिमाकत उसी व्यक्ति की हो सकती है जो ये कह सकता है कि जो 52 से लेकर के आज तक नहीं हो, वो कह सकता है कि मैं 50% वोट चाहिए। 50% वोट का मतलब समझती है आप? 3/4 मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ सीट्स। 3/4 मेजोरिटी का मतलब कि जब इतनी मेजोरिटी के अंदर जो देश का हाल कर रखा है, अगर इनको 3/4 मिल गई तो संविधान का क्या करेंगे ये लोग? तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या इंडिया अलायंस इस नैरेटिव को बिल्ड कर सकता है? पहला सवाल यही है कि उनको 50% वोट क्यों चाहिए? उन्होंने राम को भी बिलिटिल कर दिया है, दे बिलिटिल राम। राम आस्था का प्रश्न है, राम सत्ता का प्रश्न नहीं है, राम वोट का प्रश्न नहीं है। ये सारे सवाल देखिए बुशरा जी, चुनाव 100% ओपन है। 37% इनकी वोट पिछली बार आई थी, 63 अब भी दूसरी तरफ थी, या जो लोग इनसे सहमत नहीं थे। केवल देश के लोगों को एक भरोसा आपको ये देना पड़ेगा कि हम ईवीएम के जरिए कोई बदतमीजी नहीं होने देंगे। हम आपके मुद्दों के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, हम शोषितों पीड़ितों के साथ खड़े हैं, और हमारा अल्टरनेटिव एजेंडा ये है। जिस दिन आप ये स्टेब्लिश कर पाए कि वी आर द रियल चैलेंजर्स एंड वी विल डू दिस फॉर यू, वी विल बी द सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल सेव दिस कंट्री, वी विल सेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन आपका चुनाव जीतने में कोई परेशानी थोड़ी है।
लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको अपनी शक्ति खुद पहचाननी होगी। आपको जी। वो जो ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं कि बुशरा जी से लोग नाराज है तो हेमंत खत्री को वोट दे देंगे, ये नहीं होने वाला है। मुझे करना पड़ेगा, वोट को हासिल करने जी। के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया अलायंस उसके लिए तैयार है? चिंता केवल इतनी है बिल्कुल। कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो आपको एक प्रभावी जो विपक्ष है, बहुत प्रभावी विपक्ष, और मैं तो ये कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी हारती भी है तो वो भी प्रभावी विपक्ष में रहनी चाहिए। उनका भी वो हाल नहीं होना चाहिए जो आज है। अगर बिल्कुल, डेमोक्रेसी के अंदर वाइब्रेशन रहनी है, हैपनिंग डेमोक्रेसी होनी है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी होनी है, तो उसमें वाइब्रेटिंग जो अपोजिशन है, इफेक्टिव अपोजिशन है, दैट इज द की ऑफ इट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, और ये देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जितना सत्ता में जो लोग हैं उनका रहना या उनका मजबूत होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। ये बात समझने की बात है। ये चुनाव अभी भी पूरे तरीके से ओपन है और तमाम बातें, चाहे वो हेमंत जी ने कही, विवेक जी ने कही, वो तमाम बातें विपक्ष करता हुआ नजर आता है। लेकिन शायद जो मुद्दे हैं उनकी क्लैरिटी है, लेकिन उनको किस तरह से और इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, धार लेकर आनी है, जनता के बीच और पहुंचना है, और ज्यादा ताकत से पहुंचना है, और बहुत और फ्रिक्वेंसी से पहुंचना है, इस पर और काम करने की जरूरत है। लेकिन अभी भी ये भी कहना बेहद जरूरी है कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार हमारे चैनल पर जो वीडियोस है उनको पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे न्यूज पॉइंट लेकर राजीव जी। नमस्कार।